हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो हम लोग सीबीएसई की वन शॉट सीरीज के अंदर बायोलॉजी को मैं पढ़ा रहा था आपको। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हेरिडिटी। क्या होता है हेरिडिटी? इस वर्ड को यदि आप लोग समझ लोगे ना, तो ये चैप्टर लगभग आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। आप लोगों को पता होगा कि पेरेंट्स और उसकी जो ऑफस्प्रिंग, जैसे कि संतत, जिसको हम बेबी बोलते हैं, जैसे कि पेरेंट्स और उसके जो बेबी होते हैं, बच्चे, उनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। वो क्या होते हैं? सिमिलर्स होते हैं। इसका मतलब पेरेंट्स से जो कुछ कैरेक्टर है वो कहाँ? बच्चों में आए। हमारे को पता है कि हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे को ये तो हमने पता है कि भाई उसको कैसे एक बेबी का फॉर्मेशन होता है, उसको देखते हैं पहले यहाँ पे। बाद में हम लोग ये भी टॉपिक बात कर लेंगे। तो मैंने क्या बोला अभी कि जो पेरेंट्स है, जो मदर फादर होते हैं, ठीक है, और जो ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा, ठीक है, इनके कैरेक्टर्स इसके अंदर आते हैं। तो भाई कैसे आते हैं? तो हमारे को पता है कि सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन होगा मेल फीमेल से, और वही गैमेट जो है जुड़ के जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, और इससे हमारे को एक एम्ब्रियो मतलब बेबी का फॉर्मेशन होता है। तो उसके मतलब इनके कैरेक्टर्स में गए तो ये ऐसी क्या चीज थी जो ट्रांसफर हुई जिसके कारण कैरेक्टर सिमिलर आए, उसी की बात हम लोग करने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, तो उसी को मैंने एक मेल ह्यूमन के अकॉर्डिंग बता दिया सबके अंदर कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हमारे को उनकी कुछ टर्म्स होती है जेनेटिक्स की, हेरिडिटी की, जिसकी तो वो हमारे को पता होनी चाहिए। जब ये हमारे को टर्म्स पता चल जाएगी ना, उसके बाद में ऑटोमेटिकली हमारे को आधा चैप्टर समझ में आ जाएगा कि हमारे को क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में हम मेंडल जो है, मेंडल साहब की जो जेनेटिक्स है उसको समझेंगे। ये इसका सबसे मेन पॉइंट है, ये आना चाहिए, तो ये समझ लेंगे। उसके बाद में मेंडल साहब ने जो पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग, एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हम उनके लॉ, लॉ मतलब रूल्स जो उन्होंने दिए थे, ठीक है, उनको पढ़ लेंगे। और लास्ट में हमारे को ये पता चल जाएगा मेल एंड फीमेल जो सेक्स होते हैं, तो कैसे हमारे को पता चलेगा कि मेल है या फीमेल है, कैसे ट्रांसफर होता है, क्रोमोसोम के आधार पर उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। बहुत ही छोटा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। एक बार आप लोग इस वीडियो को देख लोगे, नोट्स बना लेना इसके शॉर्ट, ठीक है, बाद में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बोर्ड के अंदर इसमें से कोई चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आया तो आपका गलत नहीं होगा, बस आप लोगों ने इतना पढ़ लिया है तो। वीडियो भले ही छोटा होगा पर कॉन्सेप्ट सारे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है वर्ड हेरिडिटी, करेक्टर्स, ट्रेड्स, जीन, एलील और वेरिएशन। ये सब क्या होते हैं? ये वर्ड यदि हमारे को समझ में आ गए ना तो आधा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो ये वाले वर्ड समझने हैं हम लोगों को, ठीक है, एक एक करके सब वर्ड समझते हैं। सबसे पहले आता है हेरिडिटी। जैसे ये पेरेंट्स है दोनों, और इन्हीं दोनों पेरेंट्स से जो ये बेबी है इनका, इनके करेक्टर्स है वो क्या इनमें बच्चे में ट्रांसफर हुआ। तो इसका मतलब हेरिडिटी हो या इनहेरिटेंस, ये पासिंग ऑफ द करेक्टर्स फ्रॉम किससे? पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब माता पिता से, पेरेंट्स से, किसके अंदर? बच्चे के अंदर जो करेक्टर्स है हेरिडिटी ट्रांसफर होते हैं उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? बहुत ही सिंपल वर्ड है। दूसरा आता है करेक्टर्स। अबे यदि हमारी बात कर लूं, मैं किसी से कंपेयर करता हूं, तो मेरी हाइट मान लो, तो हाइट क्या हो गया? मेरा एक करेक्टर हो गया। मेरे बालों का कलर हो गया, आई कलर हो गया, ये सारे क्या करेक्टर्स हो गए। अब ठीक है, ये फ्लावर है प्लांट के अंदर तो फ्लावर का कलर हो गया। ह्यूमन के अंदर बात करें, मान लो ये लड़का है तो इसकी हाइट जो है, किसी की हाइट ज्यादा होगी किसी की कम होगी, तो हमने बोला लॉन्ग एंड शॉर्ट, उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गए? करेक्टर्स हो जाते हैं। जैसे कि यहां पर देखो, इसकी हाइट इतनी थी, इसकी इतनी थी, तो ये क्या है? हाइट चेंज हुआ कि नहीं हुआ? लॉन्ग और शॉर्ट। कलर देखो, फ्लावर का कलर है तो ये क्या हो गया? कलर चेंज हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेट कहते हैं। मतलब एक ही चीज, हाइट की बात की, अब यहां पर हाइट में क्या है? तो दो चीजें आ गई, या तो लंबी या फिर छोटी। कलर की बात की, अब कलर कैसा भी हो सकता है, या तो पिंक कलर का हो सकता है या फिर रेड कलर का हो सकता है। तो दो अलग अलग वेराइटी हमारे को मिल जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसकी बात कर ली। ये कैसे रेगुलेट होता है, तो उसके लिए समझने के लिए जीन, एक जीन की एक वर्ड की बात ध्यान रखनी है। जीन क्या होता है? डीएनए होता है।
ठीक है, डीएनए का पार्ट होता है। बट एक ध्यान रखना, सारा डीएनए जीन नहीं होता है। जीन क्या होता है? डीएनए का स्पेसिफिक पार्ट होता है। क्या होता है? डीएनए का स्पेसिफिक पार्ट होता है। तो इस चीज का विशेषकर ध्यान रखना है कि भाई जीन यदि हम बात करें तो क्या होता है? डीएनए का स्पेसिफिक पार्ट। डीएनए का क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम के अंदर यदि हम जाएं और आगे से देखें तो डीएनए, और डीएनए का स्पेसिफिक पार्ट जो एक्सप्रेस हो रहा है, मतलब जिससे हमारे को प्रोडक्शन मिल रहा है, कोई चीजें देखने को मिल रही, उसके कारण देखो तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दे रखी है। समझते हैं। जीन इज स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए सीक्वेंस। मतलब जीन क्या है? डीएनए का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है। कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म। एक्सप्रेस होता है, डीएनए का स्पेसिफिक पार्ट है जो क्या एक्सप्रेस हो रहा है। मतलब डीएनए से आरएनए बनता है। डीएनए से क्या होता है? आरएनए। और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। ठीक है, तो ये प्रोटीन बना प्रोडक्ट के फॉर्म में, यही तो एक्सप्रेस हो जाएगा। मान लो ग्रोथ हुई, कुछ चीज हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग तो हमने ये चीज बात समझ ली। अब देखो एलील क्या होता है। चलो, एलील वो होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। अब दिमाग में आके सर पहले ये तो समझा दो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, है ना? तो होमोलोगस क्रोमोसोम समझते हैं। आपको मैं एग्जांपल देता हूं हम लोगों का। ठीक है, हमारे अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है? 46, है ना? इतना तो पता होगा। और 46 क्रोमोसोम में से यदि हम बात करें पेयर की, तो पेयर कितने हैं? 23 पेयर है। ठीक है, 23 पेयर है। इसका मतलब मैंने बोल दिया नंबर 1 क्रोमोसोम, तो एक नंबर के 2 क्रोमोसोम होंगे, नंबर 2 के 2 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके अंदर बोला मैंने, तो ये दोनों एक नंबर वाले दोनों क्या हो गए? आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम हो जाते हैं। आया समझ में? मतलब जो पेयर में साथ में है 46 है, मतलब टोटल कितने हुए? 23 क्रोमोसोम और 23 क्रोमोसोम। और ये जो 23 क्रोमोसोम थे ये आपस में पेयर बनाएंगे, तो टोटल पेयर कितने होंगे? 23 पेयर। मतलब एक पेयर में कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं? 2 होते हैं। टोटल कितने हो गए? 46 हो गए। आया समझ में? इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? इसको और अच्छे से समझो, है ना? अरे हट जा। समझो कि मैंने पेयर बनाया एक नंबर, ये है क्रोमोसोम नंबर 1 का पेयर। तो इसके अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए? एक ये हो गया, एक ये हो गया। आया समझ में? तो ये पेयर, तो ये दोनों जो होंगे क्या होंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। एक मिनट, अब बात करते हैं एलील। वन ऑफ द और टू मोर वेरिएशंस, मतलब 2 हो या फिर इससे भी ज्यादा हो सकती है वेरिएशन ऑफ ए जीन प्रेजेंट ऑन सेम लोकस। इस वर्ड मैं एक एक वर्ड बोल रहा हूं तो इसको एक एक वर्ड को ध्यान रखना। होमोलोगस क्रोमोसोम। अब यहां पर समझना क्या है, यहां से एक तो लोकेशन सेम होनी चाहिए और होमोलोगस क्रोमोसोम होने चाहिए। तो ये देखो, इस होमोलोगस क्रोमोसोम की सेम लोकेशन हो गई, और इसके ऊपर ये जो प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं एलील। एलियन नहीं, एलील कहते हैं। ठीक है, आई होप इतनी चीज समझ में आ गई कि यदि हम बात करें होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस या फिर सेम लोकेशन के ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। जिसके कारण क्या है? वो एक्सप्रेस होता है। जीन का वो जगह है जहां पर क्या है? ये चीज देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसमें देखो होमोजाइगस वर्सेस हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस में क्या होगा? एलील जो होंगे वो सेम सेम होंगे। और हेटेरो मतलब क्या होता है? हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट। क्या होता है? डिफरेंट। ठीक है, अब होमोजाइगस क्रोमोसोम। अब इसमें देखो यहां पर और यहां पर, यहां पर और यहां पर, इसमें आपको सेम दिखाई दे रहे हैं तो मतलब होमो हो गया। यहां पर देखो इसमें और इसमें दोनों डिफरेंट है, यहां पर देखो डिफरेंट, तो इसका मतलब सेम एलील located on homologous chromosome, different alleles located on
होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम होंगे तो होमोजाइगस, डिफरेंट होंगे तो हेटेरोजाइगस। ये भी आपको 1 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर डिफरेंट एलील से क्या होता है, मैंने बोला 1 या 2 मोर। अब उससे क्या होता है कि भाई डिफरेंट होंगे तो उसके अंदर अलग अलग करेक्टर्स देखने, जैसे कि ये हेयर है, हेयर स्टाइल अलग अलग टाइप की देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार से देखो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हेयर स्टाइल देखने को मिल सकती है। और हेयर कलर भी डिफरेंट देखने को मिल सकता है। ये हेयर कलर कैसा देखने को देगा, अब इसमें आपको लग रहा होगा कि नहीं सर ये तो कलर किया हुआ होगा, देखने को भी मिलता है डिफरेंट कलर भी। तो वेरिएशंस इज द डिफरेंस इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो उसके अंदर हमारे को डिफरेंट देखने को भी मिल सकता है। डिफरेंट वेरिएशंस यही होती है, वेरिएशन मतलब डिफरेंट वेराइटीज हमारे को देखने को मिलती है। एक्वायर्ड ट्रेड, अब एक्वायर्ड क्या होता है आपको पता हो, एक्वायर्ड का मतलब होता है बर्थ होने के बाद में, बर्थ होने के बाद में यदि हम कोई चीज एक्वायर्ड करते हैं, जैसे कि भाई पहले नॉर्मल शरीर, अभी मेरा शरीर है क्या है, अभी मेरी बॉडी नहीं बनी हुई है, जब मैं जिम विम जाऊंगा, ज्वाइन करूंगा और बॉडी बना लूंगा एकदम मस्त, ठीक है। बट क्या होता है यदि जिम कोई मतलब कोई बॉडी बिल्डर है, जरूरी नहीं है कि उसका बच्चा भी बॉडी बिल्डर हो पैदा होते ही। कोई सिंगर है, जरूरी नहीं उसका बच्चा भी सिंगर हो। कोई हारमोनियम अच्छा बनाता बजाता हो, जरूरी नहीं उसका बच्चे हो वो भी क्या है अच्छा हारमोनियम, क्योंकि वो एक्वायर्ड की थी, जन्म के बाद में उसने एक्वायर्ड की है। ठीक है, तो देखो एक्वायर्ड ट्रेड आर वन दैट पर्सन डेवलप ड्यूरिंग लाइफ टाइम। मतलब उसने खुद ने मेहनत करके वो एक्वायर्ड की है, ट्रांसफर नहीं हुई है। वो भी यदि उसका बच्चा भी मेहनत करेगा पेरेंट्स को देखकर तो वो कर सकता है। बट ऐसा नहीं है कि उसके पेरेंट्स को आता था तो उसको ऑटोमेटिकली आ गया, नहीं। उसने हाँ भाई पेरेंट्स को देखकर मेहनत की हो तो सेम चीज आ सकती है, बट उस बच्चे ने भी एक्वायर्ड की है, मतलब खुद से मेहनत करके। ऐसा नहीं है कि वो जन्म जीते ही, जैसे कोई क्रिकेटर है, मान लो सचिन तेंदुलकर है, आप लोग तो बोलोगे कि नहीं सर सचिन तेंदुलकर है तो उसका बेटा भी क्रिकेटर है, अरे उसने मेहनत की होगी तभी मान लो क्रिकेटर बन गया अपने फादर को देख के। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर ही हो, है ना, वो उस पर डिपेंड करता है। ये क्या होते हैं एक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, दीज ट्रेड आर नॉट प्रेजेंट ऑन नेक्स्ट जनरेशन, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, लॉस ऑफ ऑर्गन, मान लो कोई ऑर्गन एक पेरेंट्स में हो ही नहीं तो जरूरी थोड़ी नहीं कि बच्चे के अंदर भी ऑर्गन होगा ही नहीं, किडनी ना हो पेरेंट्स में किसी में तो ऐसा नहीं होगा कि उसके बच्चे में भी किडनी ना हो, ऐसा नहीं होगा। देखो ये भी आई कलर जो होता है आपने देखा होगा, ये वाला क्या होता है ट्रांसफर होता है क्योंकि एक्वायर्ड नहीं किया गया। हाँ लेंस यूज करते वो अलग बात है, आप लोग ये नहीं बोलोगे सर लेंस आजकल आने लगे हैं कि वो लग, ये मैंने बोला नेचुरल, तो ये वो लेंस लगा दिया। अब इसके अंदर देखो इनहेरिटेंट ट्रेट, इनहेरिटेंट ट्रेट का मतलब होता है प्रेजेंट इन द पर्सन द टाइम बर्थ। मतलब क्या है, अब ये यहाँ पर एक्वायर्ड नहीं किया गया, यहाँ पर ये बर्थ के टाइम भी था। आप लोग देखते हो कि कुछ पेरेंट्स के यदि आई आई कलर मदर या फादर में से किसी की आई कलर जो है कलर है वो क्या हो ब्राउनिश कलर का हो, तो बच्चे का भी हो सकता है क्योंकि ये ट्रांसफर होता है। पहले वाला जो हमने समझा था बॉडी बिल्डिंग वगैरह कुछ हो जिसने उसने खुद से मेहनत वो ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो सकता है हेयर कलर हो सकता है, स्किन टाइप हो सकता है मे बी, और आई कलर वगैरह ये सब हमारे को देखने को मिलते हैं। ये तो हो गए नॉर्मल चीजें। अब आ जाते हैं हम मेंडल। मेंडल साहब के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन में, जो मेंडल के अकॉर्डिंग जेनेटिक्स जो थी मेंडल साहब ने जो दी थी, सबसे पहले तो यही समझना है कि मेंडल साहब थे क्या चर्च के अंदर। उनका भाई जो काम था बहुत खतरनाक था। जन्म 1800 और मृत्यु डेथ हुई गई थी 1884 में, बर्थ हुआ था 1822 में। अब इसके अंदर देखो कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने भाई बायो के अंदर मैथ घुसेड़ दी। अब बायो में मैथ घुसेड़ना मतलब क्या होता है, मोस्टली जो बायो लेते हैं ना 10th के बाद में बच्चे, वो क्या करते हैं कि भाई मैथ से डर के क्या लेते हैं बायो लेते हैं, पर उनको ये नहीं पता फिजिक्स के अंदर भी मैथ है। बट इसके अंदर यदि हम बात करें मैथ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है वैसे जो पढ़ सके, तो इन्होंने क्या किया बायो के अंदर मैथ डाल दी।
इसके कारण क्या है भाई, उस टाइम जो लोग थे जिनको जो चीजें आई उनको चेक किया, उनको मैथ नहीं आती थी अच्छे से, तो जिसके कारण क्या इनके भाई जो इन्होंने दिए वो सारी चीजें फेल हो गई। बाद में जब इनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद में 3 साइंटिस्टों ने क्या है इन पर वापस रिसर्च की, तब पता चला कि मेंडल साहब ने उस समय समय का बहुत बड़ा काम कर दिया था, और इन्होंने ही जेनेटिक्स के भाई बहुत बड़े प्रयोग किए। तो इन्होंने सबसे पहले क्या है कि किस पर किया था, वो तो क्या पी पर किया था, जो मटर होता है प्लांट, पी प्लांट के ऊपर किया था, जिसको हम पाइसम सटाइवम कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो एक चीज और ध्यान रखनी है कि भाई इन्होंने फिर इसके अकॉर्डिंग क्या दिए, लॉ दिए, कुछ नियम दिए, रेगुलेशंस दिए कि भाई इसके अकॉर्डिंग मैंने ऐसे ऐसे किए क्रॉस आपस में, हमारे को ऐसे ऐसी जो है क्या मिली, ऑफस्प्रिंग मिली, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने स्टडी को, तो उनके पास में क्या था, एक बड़ा सा जगह थी जिसमें वो एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। उसके लिए उन्होंने क्या किया ना, एक प्लांट चुना, ये मटर, पी मटर। तो अब दिमाग में आता है सिर्फ इसी को क्यों चुना, बहुत सारे प्लांट थे, सिर्फ इसी को क्यों चुना, ऐसा क्या था इसके अंदर। तो इसके अंदर हमने बात करेंगे इसके अंदर कि आपको भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि भाई मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चुना। तो उसके अंदर तो एक तो था इसको हमारे को डिफरेंट टाइप के करेक्टर्स इजीली हम देख पा रहे थे, स्टडी कर पा रहे थे, रखना आसान था, और क्या था, लाइफ टाइम शॉर्ट था, ज्यादा लंबा नहीं था। तो इसके कारण हमने क्या किया, मैटर को ही चुना। देखो वाई, बट वाई डिड ही सेलेक्ट पी प्लांट, पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया, तो इसको मैंने आगे से आपको बताया कि पी प्लांट क्यों। एक तो क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर मतलब ये था दो डिफरेंट टाइप, मैंने हाइट बोल दिया तो दो दो टाइप की हाइट देखने मिल रही है, या तो लंबी या फिर शॉर्ट। डिफरेंट कलर देखने को मिल गए, ठीक है। तो फ्लावर का है, सीड शेप है, कलर है, ये सब डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिले, जो हम लोग आगे देखने वाले हैं। एक प्रॉपर टेबल देखने वाले हैं उसको, जिसको आपको अच्छे से चार्ट लेना है उसको टेबल को, है ना। शॉर्टर लाइफ स्पेन, इजी मेंटेनेंस, भाई ज्यादा खर्चा वर्चा नहीं था, इजीली मेंटेन कर पा रहे थे। प्रोड्यूस मैनी सीड्स एट ए टाइम, एक टाइम पर बहुत सारे सीड का फॉर्मेशन होता था, जिसके कारण क्या है स्टडी करने में और ज्यादा बेनिफिट हो रहा, और फायदा हो रहा था। बाइसेक्सुअल फ्लावर था, ये इंपॉर्टेंट है कि यदि हमारे को भाई सेल्फ पॉलिनेटेड करवाना है, सेल्फ करवाना, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है, मेल एंड फीमेल दोनों जो पार्ट है एक ही फ्लावर पर यदि हो, उस कंडीशन को कहा है बाइसेक्सुअल पार्ट, है ना। तो जो ये फ्लावर था इसके अंदर क्या था, मेल और फीमेल पार्ट दोनों क्या थे, एक ही पर देखने को मिल रहे थे। यदि हमारे को अलग से करवाना तो क्या करते हम, मैच्योर होने से पहले ही मेल पार्ट को हटा देते थे, बैग पहना देते थे, ताकि भाई खुद से पॉलिनेशन ना हो, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, वो भी हम इजीली इसमें कर सकते हैं। तो मेंडल ने भी, साहब ने भी ऐसे किया था, ठीक है। मेंडल साहब को रेस्पेक्ट तो देनी पड़ेगी ना। अब ये वाले जो है आपको रटने हैं, इस चार्ट को प्रॉपर चार्ट लेना है ना। तो देखो 7 ट्रेड थे टोटल, और सबके क्या है ऑपोजिट कैरेक्टर को भी ध्यान रखना है, एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा। अब भैया जी दिमाग में आता है ई डोमिनेंट का है, डोमिनेंट का मतलब होता है, एक होता है भाई थका मतलब कमजोर, एक होता है ऊपर बाहुशाली जो क्या उसके ऊपर डोमिनेंट रहता है। वैसे ही इसके अंदर क्या है कि डोमिनेंट जो होता है, तो इसका डोमिनेंट का एक पार्ट भी कैपिटल में लिखेंगे हम डोमिनेंट को, और रिसेसिव को लिखेंगे हम स्मॉल लेटर से, है ना। तो यदि हमने बोला कैपिटल वर्ड, दो वर्ड आएंगे, अभी हमने बोला था कि टोटल डबल पेयर में होता है, क्योंकि हमने 2n सेल्स होती है मोस्टली, यदि जब वो n सेल में कन्वर्ट होगा तो सिंगल हो जाएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग बात की तो एक भी यदि सिंगल वर्ड भी आ जाता है तो भी अपना क्या है, वो डोमिनेंस दिखाएगा। जब आप 12th में जाओगे यही चैप्टर और भी बड़े में आएगा, और ज्यादा खतरनाक तरीके से आएगा। अभी तो बस आपका एक शॉर्ट सा इसका बेसिक नॉलेज दे रखा है। तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं हाइट की। तो हाइट में हम लोग देखते हैं दो करेक्टर, कौन कौन से, एक तो या तो हमारे को टॉल दिखेगा या फिर हमारे को ड्वार्फ दिखेगा। टॉल मतलब लंबा, ड्वार्फ मतलब छोटा, तो दो करेक्टर हो गए अपोजिट, ठीक है। तो यदि हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, जितने भी डोमिनेंट वाले हैं उसको हम कैपिटल वर्ड से यूज करेंगे, और जितने भी रिसेसिव वाले हैं तो उनको हम क्या है स्मॉल लेटर, इंग्लिश के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें देखो सीड शेप है, ये तो राउंड है, दूसरा व्रिंकल हो गया। येलो कलर डोमिनेंट है तो ग्रीन कलर, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मैं आगे बताऊंगा। फ्लावर कलर हो गया वॉयलेट कलर और व्हाइट कलर। पोर्ड शेप हो गया
फूली हुई, देखो ये पॉड एकदम क्या है, फिर और कॉन्ट्रास्ट। अब इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट आता है यहां पर पॉड कलर। यहां पर जस्ट उल्टा है इसका, ग्रीन कलर है, येलो कलर है, यहां पर येलो कलर था, ग्रीन कलर था, ठीक है। बाकी सारा तो सेम है, यहां पर भी राउंडेड था, व्रिंकल था, तो मतलब फूला हुआ था, वो क्या है, डोमिनेंट है। यहां पर भी जो फली है उसको भी आप लोग ऐसे याद ना रहते कि फुली हुई फली होगी तो वो डोमिनेंट होगी, सुकड़ा हुआ होगा तो वो क्या होगा, रिसेसिव, क्योंकि ये ताकतवर है, ये क्या है, ताकत नहीं इतनी, तो ऐसे करके याद कर सकते हो। ग्रीन कलर, येलो कलर, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूं, तो ये दोनों ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज सबसे बच्चे ज्यादा होते हैं, ठीक है। और फिर आता है फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन में देखो, फ्लावर में या तो फ्लावर यहां लगेंगे या फिर यहां पे टिप पे लगेंगे, तो साइड में जो फ्लावर लगेंगे वो तो डोमिनेंट वाला होगा, यदि टिप के ऊपर, टॉप के ऊपर लगे तो रिसेसिव में आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सिलरी मतलब साइड में, डोमिनेंट टर्मिनल मतलब एंड पे, टॉप पे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो रिसेसिव में आ जाए। ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको ये तीन लॉ देखने हैं, तीन लॉ देखते ही आपका ये क्या है, मेंडल वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले है लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब डोमिनेंस का मैंने बोला सीधी सी बात कि हमने मेंडल साहब ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे ना वो हमेशा प्योर से किए थे। मतलब यदि मैं किसी भी ट्रेड का यूज करूं, मतलब हाइट की बात करूं, तो लेंथ ज्यादा, लेंथ कम। अब इसमें भी देखो प्योर और इनप्योर क्या होता है, प्योर में मतलब दोनों कैपिटल टी आ रहा है, स्मॉल टी आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों प्योर हो गए, क्योंकि इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। दोनों टी है तो दोनों कैपिटल है, दोनों टी है स्मॉल है तो स्मॉल है, तो ये प्योर होता है। तो जब इन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट करवाया था ना, तब क्या मिला था इनको, एक एक्सपेरिमेंट में ऐसा मिला। अब ये प्योर नहीं है, बट इसके अंदर एक कैपिटल टी तो आ रहा है ना, और एक बड़ा आना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, इसका मतलब यहां पर क्या है कि जो कैपिटल टी आ रहा है उससे सीधा सा सिंपल है, हमारे को इस चीज समझ में आ जाती है कि भाई एक कैपिटल टी आने से क्या हुआ, एक कैपिटल टी आने से भाई क्या हुआ कि एक कैपिटल टी के होने के कारण डोमिनेंट हो जाएगा, इसी का करेक्टर्स आएगा, ठीक है। तो इसके कारण देखो व्हेन पेरेंट्स इज प्योर, मतलब पेरेंट्स क्या है, प्योर। हमने एग्जांपल लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों प्योर हो गए कि नहीं, ठीक है। अब इनको जब हमने ट्रेड को करवाया क्रॉस, तो क्रॉस करवाया उस कंडीशन में हमारे को सिर्फ क्या है, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर एक पेरेंट्स की जैसा दिखेगा, ठीक है, वन ऑफ द, मतलब सिंगल एक पेरेंट के जैसा दिखेगा नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, और ये क्या होता है, हाइब्रिड होता है। तो इन दोनों से हमारे को क्या मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। ये हाइब्रिड हुआ कि नहीं हुआ, हाइब्रिड मतलब मैंने सिंपल से बोला है कि हाइब्रिड का मतलब ये होता है, आपने आजकल देखा होगा सीएनजी गाड़ी भी आती है और पेट्रोल गाड़ी भी, दोनों साथ में आती है, तो उसको कहा जाता है हाइब्रिड, कि उसके अंदर दोनों मोड होते हैं, पेट्रोल भी होगा सीएनजी भी होगा, ठीक है। वैसे ही इसके अंदर भी देखो कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है, तो इसका ये क्या हो गया, हाइब्रिड हो गया। बट इसके अंदर करेक्टर एक ही आएंगे ऑफस्प्रिंग के अंदर, वो क्या होंगे, एक जो है वो डोमिनेंट होगा उसके। अब यहां पर आता है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है गुरुजी, फिनोटाइप ये होता है कि मतलब हमारे कोई आंखों से देखे, हाइट हम लंबी है कि छोटी है, लेंथ क्या है, ज्यादा है कि कम है, तो कैसे पता चल जाएगा, हमने आंखों से देखा हमारे को पता चल गया, तो वो क्या हो गया, फिनोटाइप हो गया, ठीक है। जीनोटाइप एक और वर्ड आता है, वो क्या होता है, जीनोटाइप वर्ड वो होता है कि जो जीन को दिखा रहा हो, रिप्रेजेंट कर रहा हो। ये जो मैंने लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहां से हमारे को ये मिला, ये क्या हम डायरेक्ट आंखों से देख सकते हैं, नहीं देख सकते, ये क्या है, जीन के बारे में, तो जीनोटाइप हो गया। तो एक होता है फिनोटाइप, एक होता है जीनोटाइप। फिर आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको अपन लोग आगे समझेंगे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है। और एक आता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब यहां पर ये दोनों तो हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस में पढ़ेंगे, किसमें, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। और ये वाला जो है, ये वाला जो है इसको हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस में, किसमें, डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखेंगे। अब यहां पर देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है बाबू, मैंने बोला कि मेंडल साहब जो थे, मेंडल साहब जो थे उनका क्या था कि वो हमेशा कैपिटल टी यूज किया, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। अब इसमें देखो कि ये प्योर है ये भी प्योर है, बट हमारे को जो मेन रिजल्ट मिला यहां पर
वो अभी नहीं पता है कि यहां पर दोनों थे कैपिटल टी, यहां पे थे स्मॉल टी। जब इनका हमने क्रॉस करवाया उस कंडीशन में हमारे को क्या मिला कि भाई पहले सबसे पहले गैमेट बनाने पड़ेंगे, और जब मैं गैमेट बनाऊंगा तब क्या होगा, ये और ये दोनों मिलकर दोनों अलग अलग गैमेट मिलेंगे हमारे को, एक स्मॉल टी वाला यहां पर और एक कैपिटल टी, सबके हमारे को अलग अलग गैमेट मिल जाएंगे। गैमेट मिल गए, क्योंकि हमारे को पता है गैमेट के अंदर क्या होता है, 2n सेल होती है, वही डिवाइड होकर क्या होती है, n सेल में कन्वर्ट होती है। ठीक है, क्लियर। तो 2n से n में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब भाई गैमेट के अंदर ही हमेशा गैमेट फॉर्मेशन होगा तो एक पार्ट आएगा, 2t है कैपिटल तो सिंगल सिंगल हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब इसमें देखो, यहां पर हमने ये चीज समझ ली। अब यहां पर देखो, तो गैमेट बना लिया हमने कैपिटल टी के, तो अब जब ये सेम गैमेट बनेंगे तो एक ही मान लेते हैं, एक मान के इसका इसके साथ में क्या करवा दिया, क्रॉस मतलब फ्यूजन करवा दिया, निषेचन करवा दिया, फर्टिलाइजेशन करवा दिया। तो जब फर्टिलाइजेशन करवाएंगे तो हमारे को क्या मिला, इन गैमेट को जोड़ा आपस में, कैपिटल टी यहां थी, स्मॉल टी यहां थी, मिला क्या, एक कैपिटल टी मिला और एक स्मॉल टी मिला, दोनों से आया समझ में। ये कैपिटल टी और स्मॉल टी हमारे को मिल गया। ठीक है, तो अब इसमें देखो कि एक कैपिटल टी आ रहा है, तो कैपिटल टी तो डोमिनेंट होता है, इसका मतलब हाइट है वो यही डिसाइड करेगा, तो लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, तो हमारे को टॉल प्लांट मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, टॉल प्लांट मिलेंगे। क्लियर हो गया ये चीज। ठीक है, ये तो फर्स्ट जनरेशन होगी, पहली जनरेशन। आगे हम देखेंगे तब क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसी को मैंने क्या किया, एक ऐसा ही सेम प्लांट और लिया, बहुत सारे मिलेंगे तो एक प्लांट और लिया, और इन दोनों को मैंने वापस क्रॉस करवाया। तो जब क्रॉस करवाया तब इससे गैमेट बनाओ भाई, इसको सबसे पहले 2n सेल थी, इसका क्या हमने क्या किया, मियोसिस करवाया, n सेल बनाई, तो इसका मतलब हमारे को क्या मिल गया, यहां पर नीचे देखते हैं कि एक गैमेट मिला कैपिटल टी, दूसरा गैमेट मिला स्मॉल टी, इससे भी हमारे को क्या मिला, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, दो गैमेट मिले। ठीक है, गैमेट में हमने बात कर ली कि ये 2n था, इससे हमारे को n मिला। अब इसको अच्छे से हम लोग आगे यहां समझाता हूं मैं आपको पूरा प्रोसेस। सबसे पहले मेरे को क्रॉस करवाना है, तो मैंने देखना है मेरे पास में एक 2n सेल थी, क्या थी, 2n सेल। अब दोनों पेरेंट्स से 2l ही होंगे, पहले तो पेरेंट्स, उससे गैमेट बनेंगे, तो यहां पर थे कैपिटल टी वाली, इससे मिला स्मॉल टी वाली। इन दोनों में जब हमने मियोसिस करवाया, आपने पढ़ रखा है ये सेल डिवीजन चैप्टर, तो उसके अंदर एन वाली, तो गैमेट बने कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, क्लियर। अब इसके अंदर देखो दोनों सेम है, तो एक ले लेते हैं दोनों में से, क्या क्या, एक गैमेट यहां से ले लिया, दोनों सेम है ना, और एक यहां से ले लिया, इन दोनों का क्या करवा दिया हमने, फर्टिलाइजेशन करवा दिया है ना, और हमारे को जाइगोट के फॉर्म में क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये होगी हमारी F1 जनरेशन। क्या होगी, F1 जनरेशन। इससे ये थे पेरेंट्स और इनका बच्चा मिला हमारे को ये वाला, ये होगी F1 जनरेशन। अब मैंने क्या किया है ना, क्या किया मैंने, ये तो हो गया मेरा फर्स्ट चीज, फर्स्ट प्रोसेस हो गया। अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट जनरेशन। अब इसको समझते हैं, यहां पर देखो ये हो गया। अब मैंने क्या किया, इसी F1 को, ये जो था, अब इसी को भाई पेरेंट्स बना दें, और ऐसा एक और साथ में ले आए पेरेंट्स। अब ये पेरेंट्स है ना, तो ये पेरेंट्स हुए, अब ये पेरेंट्स हो गए। ठीक है भाई, ये बच्चा था, बड़ा हुआ वैसे पेरेंट, तो अब इनका गैमेट क्या मिलेंगे, ये गैमेट मिलेंगे। अब इसके अंदर क्या था, यहां पे तो दोनों गैमेट सेम थे, तो एक इससे एक बना लिया, बट यहाँ पे गैमेट अलग अलग है, यहाँ पे भी अलग है, तो अब इनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना। कैसे बनेगा कॉम्बिनेशन, ये है इन दोनों के साथ में जुड़ेगा,
तो पहले या फिर इसके साथ में जुड़ गया या फिर इसके साथ में जुड़ गया, तो दो कॉम्बिनेशन बन गए। कौन कौन से? कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी कैपिटल टी। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? इसका इसके साथ में, तो क्या हो गया? कैपिटल टी स्मॉल टी। और एक और कॉम्बिनेशन बन जाएगा इसका इसके साथ में, तो स्मॉल टी स्मॉल टी। टोटल 4 बच्चे मिले हमारे को इनके, और इन चारों में से आप लोग देखो, इन चारों में से इनको समझो, है ना। यहां पर देखो, एक ये वाला है, इसमें दोनों छोटे हैं, स्मॉल टी है। इसका मतलब यहां पर हमने बोला था ये शॉर्ट है, डॉर्फ है ना। तो इसका मतलब, और ये क्या है? टॉल है। तो इसके अंदर ये वाला क्या हो गया? इसके जैसा हो गया। यहां पे तो हमारे को सिर्फ क्या मिले? टॉल मिले, ऑल, है ना। तो अब इसमें से दोनों टॉल टॉल थे, हमारे कोई अंदर का नहीं पता, फिनोटाइप पता है कि हाँ ये लंबे हैं, बट ये नहीं पता। तो यहां पर देखो कि क्या मिल गया? वापस एक शॉर्ट मिल गया। यहां पर देखो टी आ रहा है कैपिटल, यहां पे भी आ रहा है, यहां पर भी। इसका मतलब ये तीनों क्या हो गए? लॉन्ग हो गए, है ना। तो ये क्या हो गए? लॉन्ग, या फिर इसको टॉल लिख देते हैं ना। क्लियर? तो ये रेशियो बताओ अब इसका। 3:1। टोटल कितने हैं? 4 है। टोटल कितने हैं? 4 है। और रेशियो की बात करें इसके अकॉर्डिंग, तो देखो यहां पर ये जो 3 है, ये तो क्या है? 3 लॉन्ग है और एक शॉर्ट है। तो रेशियो क्या आया बाबू? 3:1। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ये तो हो गया हमारा फिनोटाइप रेशियो, 3 लंबे एक छोटा, 3 लंबे एक छोटा, लॉन्ग एंड शॉर्ट। बट मेरे को तो भाई जीनोटाइप रेशियो चाहिए, मतलब इसके अकॉर्डिंग चाहिए। तो एक देखो ये वाला कैपिटल टी, इसको कहां लिखें? यहां लिखते हैं, नहीं वहीं लिखते हैं ना, इसी को साफ करके लिख देते हैं। जीनोटाइप का यदि हम बात करें तो देखो, एक और ये दोनों तो सेम है, तो 2, और ये भी अलग है, तो 1। तो 1:2:1। इसका मतलब क्या हुआ? जीनोटाइप रेशियो आ गया हमारा 1:2:1, और फिनोटाइप रेशियो आ गया 3:1। आया समझ में? मतलब 1:2:1 क्या है? जीनोटाइप रेशियो है। इसके अकॉर्डिंग देखो, कैपिटल टी एक है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले 2 थे, और स्मॉल टी वाले 1 है, 1 है। ठीक है, तो 1:2:1 मिल गया, और फिनोटाइप रेशियो 3:1 हो गया। 3 लॉन्ग है, 1 शॉर्ट है। क्लियर हो गया? तो इसी चीज को हम लोगों ने समझ लिया अच्छे से। तो अब समझते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस को। मैंने समझा दिया। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है? जब हेट्रोजाइगस कंडीशन आती है। हेट्रोजाइगस कंडीशन कब आएगी? जब दो होमोलोगस क्रोमोस ये वाले थे, इसको क्रॉस करवाए, एक गैमेट ये मिला, इससे ये मिला, इनका करवाए तो हमारे को क्या मिला? ये मिला। तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है कि नहीं? बिल्कुल है। जब हेट्रोजाइगस कंडीशन ये होगी, उस कंडीशन में हमारे को कैपिटल टी स्मॉल टी मिला कि नहीं मिला? तो जो कैपिटल टी स्मॉल टी था, यही होता है क्या? हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब इसमें एक कैपिटल टी आ रहा था, इसके कारण ये क्या हो गया? टॉल हो गया। और ये बेचारा स्मॉल टी था, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं आया, इसके कारण ये हो गया डोमिनेंट लॉ हो गया। किसने? एक टी ने ही अपना क्या डोमिनेंस दिखा दिया, और ये टॉल प्लांट मिल गया। देखो, द एलील विच एक्सप्रेस इटसेल्फ फिजिकल इज कॉल्ड डोमिनेंट, एंड अदर एलील विच रिमेन अनएक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड रिसेसिव। इसका मतलब इसके अंदर ये वाला तो डोमिनेंट हो गया, और ये जो स्मॉल टी था वो क्या हो गया? रिसेसिव हो गया। आया समझ में? तो आपको पूछा जा सकता है डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर, जब हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, उसमें एलील में जो पार्ट एक्सप्रेस होकर फिजिकली रिप्रेजेंट कर दे अपने आप को, मतलब टॉल है, टॉल मिल गया, उस कंडीशन में क्या हुआ?
जो कैपिटल टी था वो तो अपना एक्सप्रेस हो गया, तो वो डोमिनेंट हो गया, और जो पार्ट था अनएक्सप्रेस्ड रह गया, मतलब उसने बेचारे ने कोई रिएक्शन शो नहीं किया, वो क्या हो गया, रिसेसिव हो जाता है। तो क्या हो गया, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। आपको समझ में आ गया, तो ये होता है डोमिनेंट एंड रिसेसिव। उसके बाद में लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ लिया, उसको एक बार और यहाँ पे देखो, जो चीज मैंने समझाई वापस। मैंने क्या समझाया कि पेरेंट्स थे प्योर, और उससे हमारे को क्या मिला, फर्स्ट जनरेशन मिली, वो मिली कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो पेरेंट्स प्योर, और इसके अंदर जब क्रॉस करवाया तो हमारे को क्या मिला, नेक्स्ट जनरेशन जो मिली वो क्या थी, हाइब्रिड थी। ये देखो हाइब्रिड मिली, और इनमें से जो डोमिनेंट था उसने अपना कैरेक्टर दिखाया, और उसके कारण जो फिनोटाइप मिला वो हमारे को मिला, एक फिनोटाइप मिला। दोनों में से जो टॉल वाला था उसके जैसा मिला। पेरेंट्स कैसे थे, टॉल और ड्वार्फ थे, बट हमारे को जो फर्स्ट जनरेशन मिली वो मिली टॉल, बट वो हाइब्रिड कंडीशन में थी। पेरेंट्स तो क्या थे, प्योर थे एकदम, बट बच्चा था उसके अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी था। लेंथ इसकी भी उसके बराबर ही रहेगी, हाइट तो बराबर रहेगी, बट जो जीन की बात करें, एलील की बात करें, वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा, हाइब्रिड कंडीशन में मिलता है। ठीक है, अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करें। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, जब बात करते हैं अभी हमने जब गैमेट बनाए थे ना, उस कंडीशन में हमने देखा था कि जब गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं हम लोग, उस कंडीशन में हमने देखा कि जो गैमेट टू एलीज फॉर ए जेनेटिक कैरेक्टर्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी सेपरेट या फिर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर गैमेट्स फॉर्मेशन स्टेज। मतलब जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलता है, जो मान लो हमने अभी ये देखा था कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, इस कंडीशन में ये दोनों क्या हो गए, अलग हो गए थे, हुए थे कि नहीं हुए थे, ये थे, ये भी अलग हुए थे गैमेट फॉर्मेशन के टाइम, और ये भी हुए थे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सेग्रीगेशन कहते हैं। जो देखो F1 के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इनका हमने क्रॉस करवाया, हमारे को क्या मिला, इसको चेकर बोर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चेकर बोर्ड। ठीक है, इसको हम लोग खुद से बना के करते हैं यहां पर, है ना। इधर देखो बाबू, बच्चा पार्टी। तो पेरेंट्स कौन कौन से भाई, इसको लिखते हैं थोड़ा बड़ा बड़ा, कैपिटल टी स्मॉल टी, पेरेंट्स कैपिटल टी स्मॉल टी। इससे गैमेट मिले हमारे को ये वाला और ये वाला, इससे भी हमारे को गैमेट मिले ये और ये। अब इनको मैं गैमेट को ऐसे लिख देता हूं ना, इन दोनों को मैंने लिख दिया यहाँ पे, और इन दोनों को लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें देखो यहाँ पे कि ऐसे चेकर बोर्ड बनाते हैं ना, ऊपर वाले को ऐसे लिख दो, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस लाइन में चलो ऐसे, यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी है, यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी, ऐसे लाइन में चल रहे हैं। इस लाइन में ऐसे चलो, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया स्मॉल टी, यहाँ पे और स्मॉल टी ऐसे गए, स्मॉल टी। तो ये क्या हुआ, ये जो सेग्रीगेट हुए गैमेट, पहले साथ में थे बट अलग हुए, फिर वापस साथ में हो गए, तो ये क्या, सेग्रीगेशन का नियम कहलाता है ऐसे। अब इसमें हमने समझा था कि देखो ये भी क्या होगा, टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, इन तीनों के अंदर एक कैपिटल टी है, तो ये डोमिनेंस वाला हो गया, ये शॉर्ट होगा। ठीक है, आया समझ में। तो इसका रेशियो क्या लिखा था हमने, 3:1। बट यदि हम बात करें जीनोटाइप रेशियो की, तो हमने देखा था कि देखो ये एक सिंगल है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, इनका रेशियो जब निकालें यहां पे, तो टॉल एंड डॉर्फ, ठीक है, और यहां पर इसका रेशियो निकालें, तब हमारे को मिलता है रेशियो क्या, 1:2:1। ठीक है, तो ये हमारे को इसका रेशियो मिल जाता है। ठीक है, इसको हमने समझ लिया है अच्छे से। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसको कहा जाता है, कैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है, तो सेकंड जनरेशन के अंदर ये हमने अच्छे से अपने खुद से बनाकर लिख लिया है।
कि जो कैसे गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और ये जो गैमेट का फॉर्मेशन होने के बाद में हमारे को कैसे प्लांट मिलते हैं, 3:1 जो मिल रहा है वो, और 1:2:1। तो ये दोनों चीजें हमारे को ध्यान रखना है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ईच जीन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, और दैट गैमेट कैरियर ओनली वन एलीन ईच जीन। तो हमने बोला कि कैपिटल टी स्मॉल टी साथ में था, बट गैमेट फॉर्मेशन के टाइम क्या हो गया, अलग हो जाता है। अब ये मैंने समझा दिया है वैसे जीनोटाइप फिनोटाइप, फिर भी एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि ये आपका बोर्ड में डिफरेंस के फॉर्म में या फिर इनके बारे में पूछ सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिनोटाइप का। फिनोटाइप को आप विजिबल देख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जिसको आप इजीली देख सकते हैं। जैसे कि हाइट है, देख सकते हो डायरेक्ट कि भाई इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी कम है। कलर देख सकते हो आप डायरेक्ट कि इसका भाई कलर अलग अलग है, तो ये हो गया। और फिनोटाइप में बी नॉट एबल टू सिंगल जीनोटाइप। अब देखो, फिनोटाइप के लिए एक सिंगल जीनोटाइप होना जरूरी नहीं है, और भी कैरेक्टर्स है उसको, और भी जीनोटाइप है वो क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। और इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस द फिनोटाइप रेशियो क्या मिला था हमारे को, 3:1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, और जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 हमारे को मिला था। और जीनोटाइप रेशियो के अंदर देखो, जीनोटाइप इज द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द डीएनए और जीन। तो जीन के ऊपर प्रेजेंट होता है, जीन के अकॉर्डिंग, और जीन ही क्या होता है, डीएनए होता है। तो देखो, डू नॉट चेंजेस थ्रू आउट द लाइफ, पूरे लाइफ टाइम में ये क्या है, चेंज नहीं हो सकता है। और ए स्पेसिफिक जीनोटाइप प्रोड्यूस फिनोटाइप मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर इसका जो वैल्यू था वो कितना था, 1:2:1, और इसका था 3:1। तो ये याद रखना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। एक आएगा डाईहाइब्रिड क्रॉस, उसकी भी अलग कहानी होगी, तो वो आ गया है आपका अब डाईहाइब्रिड क्रॉस। इस डाईहाइब्रिड को पहले मैं अपने तरीके से समझाऊंगा आपको, उसके बाद में उस पर आएंगे, है ना। अब देखो, व्हाइट कलर कर देते हैं। डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है ना, टोटल 16 कॉलम बनते हैं। कितने, 16 कॉलम। थोड़े टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, तो बच्चों कोई भी उस पर कमेंट नहीं करेगा। हाँ, समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम लोग अब बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कमेंट का जवाब दिया जाए, पर ऐसा नहीं कि सर आपने खाने में क्या खाया था, है ना। अब मैंने बोला डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसका मतलब डाई मतलब टू, मतलब टू कैरेक्टर्स लेने हैं। तो यहां पर देखो टू कैरेक्टर कौन कौन से लिए हैं, राउंड येलो और राउंड, अच्छा एक मिनट, यहां गड़बड़, इसका सेकेंड पोर्शन है ना। यहां पर देखो, पहले क्या किया, सबसे पहले डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया तो मैंने लिए राउंड। तो राउंड मतलब प्योर। मेंडल साहब हमेशा क्या करते थे बालकों, यहां पर देखो राउंड येलो येलो, व्रिंकल ग्रीन ग्रीन, ऐसे लिखेंगे नहीं, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब मेंडल साहब ने तो हमेशा प्योर लेते थे, प्योर लिया। अब इससे गेमेट बनाओ भाई, दोनों है सेम है तो एक आर लिख दिया, दो वाई है तो एक वाई लिख दिया, ये हो गया। इसके अंदर डबल है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, तो एक डबल आर एक गैमेट में आ सकता है, आर और वाई तो आ सकता है ना, कैरेक्टर्स तो सारे जीन तो आएंगे ना। तो ये एक गैमेट हो गया, इसका भी गैमेट, इसका करवा दिए क्रॉस। जब क्रॉस करवाए तो हमारे को क्या मिला, फर्स्ट जनरेशन मिलती है बच्चे। और ये जो फर्स्ट जनरेशन में हमारे को मिला आर कैपिटल स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये हो गई आपकी F1 जनरेशन। क्या हो गई, F1 जनरेशन, ठीक है। अब इसी को मैंने क्या किया, अब इसी को यहां पे पेरेंट्स बना दिया, मतलब कैपिटल आर, ठीक है। जब इसका क्रॉस करवाएंगे, ये तो हो गया प्योर पेरेंट्स, ये भी प्योर है, ये भी प्योर है, ये मिल गया हाइब्रिड फर्स्ट जनरेशन। अब इनका जब क्रॉस करवाएंगे तब होगा खेला, क्या होगा, खेला। तो इसका जब हम खेला देखेंगे,
इसका खेला देखो, इसके गैमेट बनाओ। तो देखो गैमेट कैसे बनाने का तरीका, सिंपल तरीका, कैपिटल आर के साथ में या तो कैपिटल वाई आएगा या स्मॉल वाई होगा, तो 2 बार कैपिटल आर लिख दो और ऐसे ही 2 बार स्मॉल आर लिख दो। ठीक है, आगे वाला वर्ड ये दोनों है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो 2 बार कैपिटल आर लिख दो, 2 बार स्मॉल आर लिख दो। एक बार कैपिटल वाई, एक बार स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये क्या बन गए आपके 4 गैमेट बने हैं। क्या बने हैं? 4 गैमेट, 4 गैमेट। और ये एकदम सेम है, तो इसका मतलब इसके भी गैमेट बाबू कैसे होंगे? सेम ऐसे ही, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सिंपल। तो ये हो गए आपके गैमेट्स, 4 गैमेट्स ये हो गए, 4 गैमेट्स ये हो गए। टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, कितने फर्टिलाइजेशन हो सकते हैं? तो 2 की पावर n, यहां पर कितने हाइब्रिड है? 1 और 2 हाइब्रिड है, तो n की वैल्यू हो गई 2। ये आप लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में, तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। तो 2 की पावर 2 कितना होता है? कि सर नहीं, 2 की पावर 2 तो 4 होता है। तो वही तो बनाए हैं हम, 4 ही तो बनाए हैं। कितने बनाए? 4 बनाए कि नहीं बनाए भाई? 1 2 3 4, 4 गैमेट बन गए। तो इससे हमारे को पता चल गया कि गैमेट कितने थे? 4 बनने थे, क्योंकि 2 कॉम्बिनेशन हाइब्रिड वाले। ठीक है, टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे फर्टिलाइजेशन के टाइम में? तो 4 इंटू 4 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसीलिए हमने यहां पर 16 बॉक्स बनाए। अब सारे गैमेट लिख लेते हैं बालकों, बालकों एंड बालिकाओं। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, यहां पर भी सेम ऐसे ही, क्योंकि दोनों में सेम है। ऐसे 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 ऐसे। चलो ये हो गए। अब इनको बनाते हैं कॉम्बिनेशन। अब इस बॉक्स में जो लिखेंगे वो सारे इनके बच्चे हैं, क्योंकि ये तो क्या है? गैमेट है। ये है गैमेट्स। क्या है? ऐसे गैमेट मिलेंगे। अब इन गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन करवाना है। तो पहले यहां देखो, आपको सिंगल तरीका बताता हूं। सब ऊपर वालों को लिख लो इसमें, ठीक है, रेड कलर वालों को। तो रेड कलर लिया, सबको लिख लो। कैपिटल आर के पास में आर वाला आएगा, इसलिए गैप छोड़ दो। कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहां पर देखो कैपिटल आर स्मॉल वाई है, कैपिटल आर हो गया, गैप छोड़ दिया। स्मॉल वाई है ना, तो हमें सब पीछे लिखेंगे, छोटे वाले को सबसे पीछे। कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो आगे गैप छोड़ दो, क्योंकि आर बड़ा भी आ सकता है, छोटा भी आ सकता है। वाई बड़ा है तो पास में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब ये सारे ऊपर वाले हमने फिल कर दिए, तो अब इधर वाले फिल कर लेते हैं। कैसे कैसे? ऐसे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। इस पे आ जाओ, ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये वाला आ जाओ, स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, यहां पर देखो स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये हो गया कंप्लीट। हमने बोला था कि डोमिनेंट होता है उसका क्या फिनोटाइप आता है। तो डोमिनेंट देखो, एक तो कैपिटल आर डोमिनेंट है और एक कैपिटल आर डोमिनेंट है, एक कैपिटल वाई। इसका मतलब
जहां पर कैपिटल आर है और साथ में कैपिटल वाई है वो सारे क्या होंगे, राउंड होंगे और येलो होंगे, राउंड होंगे और येलो होंगे। तो यहां पर देखो कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, एक कैपिटल सिंगल भी आता है तो कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, कैपिटल आर, मतलब ये सारे के सारे तो कितने होंगे, 1 2 3 4, ये क्या होंगे, राउंड होंगे और येलो कलर के होंगे। और देखते हैं क्या और है क्या, यहां पर भी देखो कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, 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 कैपिटल आर है, ये तो गाना बन गया। ठीक है, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसको समझते हैं कौन सा कलर यूज लें, ग्रीन कलर नहीं लिए हैं, तो इसका मतलब ये और ये तो ट्राइंगल बन गया भाई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 टोटल क्या होंगे, राउंड एंड येलो कलर होंगे, मतलब क्या होंगे, राउंड एंड येलो कलर, राउंड येलो, कितने हैं, 9 है। ठीक है, सेकंड देखते हैं, ये तो डोमिनेंट हो गए, अब एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा, ये तो दोनों डोमिनेंट, राउंड के साथ में ग्रीन कलर होगा या तो राउंड हो गया। दूसरा हो गया अब व्रिंकल, सिकुड़ा हुआ, तो व्रिंकल के साथ में येलो कलर हो, या फिर किसके साथ में, व्रिंकल के साथ में ग्रीन कलर हो। अब मैं ऊपर बड़े लिख दिया हूं तो नीचे छोटे में लिख देता हूं, है ना। तो ये हो गया, तो ये चेक करते हैं, राउंड और ग्रीन मतलब स्मॉल वाई होने चाहिए, तो राउंड मतलब कैपिटल आर, ये तो सारे कंप्लीट हो गए, तो इसका मतलब ये तो हमने भाई चेक कर लिए, ये भी चेक कर लिया, ये भी चेक कर लिया, ये भी चेक कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, तो जो कर लिए उनको तो हटा देते हैं, है ना। अब बच्चे देखो, एक तो ये बच गया बाबू, कैपिटल आर आर है, स्मॉल वाई है, राउंड चाहिए, ग्रीन चाहिए, ग्रीन में क्या चाहिए, स्मॉल वाई चाहिए, और एक कैपिटल आर चाहिए, एक भी आ जाएगा तो, एक कैपिटल आर है, दो स्मॉल वाई है, इसका मतलब ये हो गया दूसरा, 1 2, थर्ड ये रहा, कैपिटल आर है दोनों, एक आर है और स्मॉल वाई है दोनों, तो ये हो गया। 3 क्या हो जाते हैं, तो यहां पर आ गया क्या, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाता है कि व्रिंकल हो मतलब स्मॉल आर हो, दो स्मॉल आर हो और एक कैपिटल वाई होना चाहिए, दो स्मॉल आर कहां पे है, ये रहे दो स्मॉल आर, और एक कैपिटल वाई होना चाहिए, एक कैपिटल वाई है, इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब ये तीनों क्या हो जाते हैं, ये हो गए, और एक पीछे बचा वो सबसे ये वाला हो जाएगा। तो रेशियो का आया बाबू, तो रेशियो मिलता है 9:3:3:1, ये हो गया फिनोटाइप रेशियो, राउंड है और क्या है, येलो कलर है, राउंड है और ग्रीन कलर है, व्रिंकल है और क्या येलो कलर है, और व्रिंकल है और ग्रीन कलर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये फिनोटाइप रेशियो समझ लिया। अब इसको देख लेते हैं, इसमें देख लो तो यही लिखा है यहां पर कि राउंड येलो, ठीक है, और राउंड ग्रीन, व्रिंकल येलो, व्रिंकल ग्रीन, ये हो गया आपका फिनोटाइप रेशियो, 9:3:3:1। आया कि नहीं आया समझ में बाबू, तो ये हो गया आपका 9:3:3:1, मतलब यदि हम बात करें फिनोटाइप की तो हो गया 9:3:1। कैसे आया, इसको वापस समझाओ, यहां पर ये सब ये सब ये सारे हो गए राउंड एंड येलो, ये 1 2 3 ये राउंड है 1 आर होने से, और ग्रीन कलर है क्योंकि स्मॉल वाई है ना, तो ये हो गया थर्ड, ये तीनों हो गए, और लास्ट में ये वाला बचा, ये वाला, तो 9:3:1, है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ,
मैं थोड़ा ऐसे ही समझाता हूँ ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये मैंने समझा दिया आपको अच्छे से, है ना। अब इसके अंदर एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हमने दो की बात की ना, राउंड की भी बात की, कलर की भी बात करी, मतलब सीड का सेफ की भी बात की और सीड के कलर की भी बात की, दो चीजों की बात की, इसलिए डाई हाइब्रिड क्रॉस हो गया। अब इसके अंदर क्या है ना, दोनों कैरेक्टर्स अलग भी हो सकते थे। हमने बात जब पेरेंट्स की बात की थी तब तो हमने दो टाइप के पेरेंट्स देखे थे, या तो राउंड डोमिनेंट क्या था, राउंड कलर येलो के साथ में, और एक व्रिंकल्ड ग्रीन के साथ में। पेरेंट्स तो ऐसे ही थे, बट हमारे को करेक्टर्स और क्या मिले, अलग अलग मिले कि नहीं मिले, वरना तो भाई पेरेंट्स ऐसे ही होना चाहिए था, 50-50 होना चाहिए था, बट हमारे को तो 9:3:3:1 ये चार करेक्टर मिल गए। ये पेरेंट्स के जैसे हैं, ये पेरेंट्स के जैसे हैं, क्या ये दोनों पेरेंट्स के जैसे हैं? नहीं है। इसी के कारण यदि ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता तो ये हमारे को मिलते ही नहीं। इसलिए देखो, द एलील ऑफ 2 or more gene get what it gamete independent of each other. The allele received from one gene does not influence allele received from another gene. मतलब राउंड वाला और जो सेफ है और जो कलर है, इन दोनों को आपस में क्या है, कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि दोनों साथ में ही आएंगे, बिल्कुल नहीं। हाँ, 12th क्लास में जाओगे तो एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे, बट अभी आपको नहीं देखने, अभी आपकी बुक में नहीं है। इतना ही है तो इतना ही याद करो जितना है, फालतू का काहे दिमाग खराब करना। बेचारा छोटा सा दिमाग है, उसको भी इतना जोर डाल दोगे तो कैसे होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये चीज समझ में आ गई, मैंने अच्छे से आपको समझा दी है, बहुत ही अच्छे तरीके से। अब इसको देखो, वही चीज वापस है कि हमने पेरेंट्स लिए थे राउंड येलो ग्रीन व्रिंकल, बट कॉम्बिनेशन हमारे को और ज्यादा मिल गए। क्यों मिले? क्योंकि भाई सेपरेट हो सकते हैं, दूसरे पे डिपेंड नहीं है, ये साथ में नहीं रहेंगे, अलग भी हो सकते हैं। तो राउंड के साथ में ग्रीन कलर आ सकता है, ग्रीन के साथ में राउंड आ सकता है, तो ये कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो इसको मैंने आपको अच्छे से समझा दिया पीछे वाली स्लाइड में पूरा, ठीक है। वही चीज वापस यहाँ है, डायग्राम से समझ लो। अब बात करते हैं, यदि हम आगे जाते हैं कि यदि हमारे को कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर सेकंड जनरेशन में ट्रांसफर हुए, तो all trait of an organism coded by the gene that are present in the chromosome, मतलब खेला सब कहां है, क्रोमोसोम में। हमने पहले ही स्टार्ट में बोल दिया था, क्रोमोसोम डीएनए, डीएनए का एक पार्ट क्या होता है, जीन होता है, और जीन एक्सप्रेस होता है, तभी तो हमारे को ये सब देखने को मिलता है। तो मतलब सबसे बड़ा खतरनाक खेला कहां है, क्रोमोसोम में। तो क्रोमोसोम समझते हैं, ह्यूमन के अंदर कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, उसमें से 2 टाइप के, एक होते हैं ऑटोसोमल, दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अब जो 46 है, पेयर कितने थे, 23 पेयर थे, उसमें से 22 पेयर होते हैं वो ऑटोसोमल होते हैं, और 1 पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उसके भी 2 टाइप होते हैं, या तो XX होगा या फिर XY होगा। तो यदि XX होगा तो वो फीमेल होगी, और XY होगा तो मेल होगा, ठीक है। तो ये आपको जैसा दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्या है, 2 टाइप के आपको दिखाई दे रहे हैं। एक 2 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आप 22 तक जाओगे। तो ये 22 तक तो क्या है, इस सबको साथ में ले लो यार, इन सब को साथ में ले लो ऐसे। ये सब क्या है, देखो ये सारे क्या है, 22 तक, 22 तक तो ऑटोसोमल है। ओनली 1 पेयर क्या है, सेक्स क्रोमोसोम, मतलब मेल फीमेल जो होना है ये सिर्फ ये एक पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है ये। वरना यदि ये पेयर XX वाला पेयर होगा तो फीमेल होगा, XY वाला पेयर हुआ तो मेल होगा, तो मतलब सारा खेला यही होना है। तो इस खेले में हम बात करते हैं XX और XY की। ऑटोसोमल वाले अलग कर दिए, सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो XX वाला आ गया मतलब फीमेल, XY आ गया इसका मतलब मेल। तो इसको हम समझते हैं अच्छे से कि यदि हम बात करें किसकी, जो भाई ई का है, ई लड़का है, मेल है, तो मेल के अंदर ऑटोसोमल क्रोमोसोम तो सेम रहेंगे, मतलब टोटल 46 होते हैं ना, तो 44 तो रहेंगे सेम, और पेयर की बात करें तो इनका पेयर बना दो 22 हो जाएगा। एक बचा तो या तो ये XX होगा XY होगा। XY है इसका मतलब क्या है, मेल है, और इसका अब इसका गैमेट बनाएंगे जब हम, ये तो 2n है ना, जब गैमेट बनाएंगे तो इसका आधा करेंगे,
हाफ करेंगे बाय 2 मतलब n, तो n करेंगे तब। आपको यदि समझ में नहीं आ रहा आप लोग कमेंट करना, सेल डिवीजन समझा दूंगा मैं, आप लोग अच्छे से सारे कमेंट करना कि सर हमारे कोई गेमेट वाला सिस्टम नहीं समझ में आ रहा, कमेंट करना। आपको अलग से एक लेक्चर छोटा सा बना के बता दिया जाएगा कि गेमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, सेल डिवीजन कैसे होता है, वो भी समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका n। अब इसके अंदर कितने थे, 44 और एक जो कौन सा था, सेक्स क्रोमोसोम, तो ये 44 तो आधा हो गया। यहां पर है कि x और y है, ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसको जब तोड़ेंगे तो या तो 22 के साथ में क्या आएगा, x आ जाएगा, या फिर 22 के साथ में y आ जाएगा। ये तो होता है मेल वाली कंडीशन में, दो अलग अलग टाइप के स्पर्म हमारे को देख। फीमेल में जाएंगे तो 44 और साथ में होता है XX, तो 44 का गैमेट में गया 22 और XX तो दोनों में सेम है, तो XX सेम ही आएगा। इसका मतलब फीमेल के अंदर जो गैमेट बनता है, एग बनता है, वो दोनों सेम ही बनते हैं, तो इसका मतलब फीमेल का एग जो होगा वो सब रहेगा 22 20 और x होगा। मतलब कितने भी गैमेट बनो, सबसे पहली बात ये है कि 22x ही रहेगा। बट यहां पर मेल में बात करें स्पर्म की, तो दोनों डिफरेंट टाइप, मतलब हमारे समाज में क्या है, लोगों को लगता है कि भाई यदि लड़का या लड़की हुआ है उसकी मदर पर डिपेंड करता है, नहीं, उसके फादर, हाँ फादर के भी हाथ में कुछ नहीं होता, बट उसके स्पर्म के ऊपर डिपेंड करता है, एक्स वाला है या वाई वाला है, उसके अकॉर्डिंग जेंडर डिसाइड होता है। ठीक है, तो उसमें फीमेल का कोई रोल नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई वो जेंडर डिसाइड, कोई भी जेंडर डिसाइड, ये सारा रैंडम होता है। स्पर्म का ओवम के साथ में क्या फर्टिलाइजेशन होना रैंडम होता है, तो किसी के हाथ में नहीं होता, ना मेल के ना फीमेल के। बट यदि हम इसके साइंटिफिक तरीके पे जाए तो उसके मेल के ऊपर एक्स, मेल के जो अंदर होता है गैमेट के अंदर वाई क्रोमोसोम होता है, वो उस पर सारा डिपेंड होता है। ठीक है, अब इसको समझो, यहां पर फर्स्ट केस कंडीशन बात करें, हमारे पास में क्या है, मेल के अंदर हमारे पास जो स्पर्म है वो 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम वाला था, फीमेल से तो हमारे को यही मिलता है हमेशा। यहां पर हमारे को एक्स वाला है, इसका मतलब सीधी सिंपल पता चल गया कि बेबी होगा वो कौन से होगी, गर्ल होगी, क्योंकि यहां से भी एक्स जाएगा वहां से भी एक्स, तो एक्स एक्स क्या होता है, फीमेल। दूसरी कंडीशन, यहाँ पे स्पर्म वाई वाला है और वाई वाला यहाँ जाएगा, यहाँ से तो एक्स ही आना है, तो एक्स वाई हो गया, इसका मतलब बेबी क्या होगा, बॉय हुआ। ठीक है, ये हो गया आपका, यदि हमारे को ह्यूमन के अंदर सेक्स डिटरमिनेशन करना है, सेक्स का पता लगाना है, तो इस प्रकार से हम पता लगाते हैं। यही चीज जो पीछे समझाया वही है कि यदि हमको एक्स रिसीव्ड होता है तो फीमेल होगी, यदि मेल से वाई रिसीव्ड होता है तो क्या होगा, मेल चाइल्ड हमारे को देखने को मिलता है। ठीक है, अब कुछ के अंदर ऐसा भी देखने को मिलता है कि भाई क्रोमोसोम से पता ही नहीं चलता, जैसे कि स्नेल है, बड़ा अजीब है, मेल फीमेल कुछ अता पता नहीं है, लाइफ के अंदर चेंज होता रहता है। तो देखो स्नेल्स के अंदर क्या होता है, चेंज कर सकता है, ये अपना सेक्स चेंज कर सकता है, मेल और फीमेल में अपनी लाइफ स्पेन के अंदर ये खुद से ही चेंज हो जाता है, कभी मेल बन जाता है कभी फीमेल बन जाता है, तो इसके अंदर ऐसा देखने को मिलता है। तो इससे हमारे को जेनेटिकली हम इसके अंदर पता नहीं लगा सकते हैं। और देखो कुछ के अंदर क्या होता है, जैसे कि रेप्टाइल्स में देखें, क्रोकोडाइल के अंदर है, टर्टल वगैरह, इसमें क्या होता है, जो एग के ऊपर टेम्परेचर जिससे हम सेकते हैं उसको टेम्परेचर देने पर डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो वो क्या हो गया, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो उसका टेम्परेचर था उसके अकॉर्डिंग एग का डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन हुआ। मतलब किस पर डिपेंड किया, इन्वायरमेंट के ऊपर, जेनेटिकली डिपेंड ही नहीं है, टेम्परेचर कैसा उसको टेम्परेचर मिला उसके अकॉर्डिंग उसका सेक्स डिसाइड हो गया, ऐसा देखने को भी मिलता है। तो इस प्रकार से हमने ये चैप्टर बहुत ही आसान वे में, बहुत ही सिंपल वे और लैंग्वेज सिंपल तरीके से, डायग्राम से बहुत ही शॉर्ट वे में आपको समझा दिया पूरा। लॉन्ग वे में भी लेके आएंगे बहुत डिटेल में, बट अभी आपका जो है एग्जाम आ रहा है तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, शॉर्ट में एक बार देख लीजिए, और रिवीजन करना हो तो 2x स्पीड में देख लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। और मेरे को लगता है कि ये सबसे अच्छा तरीका है फास्ट रिवीजन का, रिवीज करिए फिर 2x स्पीड में देख लीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार, और फास्ट 10 मिनट या 20 मिनट में आप बाद में इसको रिवाइज कर पाएंगे आसानी से, और इस प्रकार से रिवीजन आप लोग कर सकते हैं। हम लोग भी यही कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों की जी जान लगा रहे हैं ताकि आप लोग अच्छा रिजल्ट दे सकें। हमारे को आप लोगों से और कुछ नहीं चाहिए, हमें बस यही चाहिए कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ो। शॉर्ट तरीका यही है कि भाई आप लोग शॉर्ट में नोट्स भी बनाओ, साथ साथ में कितना ही लिखा हुआ है, 40 स्लाइड में से 2 पेज भर पाओगे, तो उसको अच्छे से 2 पेज बना लो, रिवीजन करो उसको, मॉर्निंग में उठते ही, ब्रश करते टाइम,
आगे चिपका दो उसको। एक 10 मिनट में आप क्या 2 मिनट ब्रश करोगे, 2 मिनट में चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। फिजिक्स में भी ऐसे ही करो, केमिस्ट्री में भी ऐसे ही करो। तो रिवाइज करने का तरीका आपका खुद का होना चाहिए, किसी और का तरीका मत लो, खुद का तरीका अपनाओ। जितना खुद के तरीके से आप पढ़ोगे ना उतना ज्यादा याद रहेगा। टीचर का काम होता है पढ़ाना। मम्मी क्या करती है, थाली में खाना ला कर दे सकती है, मर्जी आपकी होती है आप उस थाली में से खाना निकाल के खाओ या ना खाओ। आप मुंह ही नहीं खोलो तो खाना कैसे खिलाएंगे। तो वैसे ही होता है, टीचर का काम होता है पढ़ाना, रिवाइज करने का काम आपका होता है। तो ठीक है ना, तो जब यदि आपको रिवाइज करना है तो क्या है, वही है सेम। हम जो पढ़ा रहे हैं क्या, एक थाली के अंदर खाना परोस के दे रहे हैं, आपको उसके निवाले अपने मुंह में लेने पड़ेंगे। तो कब लोगे, जब आप खुद सेल्फ स्टडी करोगे। सेल्फ स्टडी के बिना कुछ नहीं हो सकता। टीचर पढ़ा सकता है, समझा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई ये सारी चीजें लिख के आपका दिमाग खोल के आप उसके अंदर नहीं कर सकता। आपको ही पढ़ना पड़ेगा। जितना सेल्फ रिवीजन करोगे खुद से उतना ज्यादा। और आपको पता है 9-10 का जो पोर्शन होता है ना वही 11-12 में अच्छे से आता है। यदि 9-10 आपने अच्छे से पढ़ी है ना तो 11-12 ऑब्वियसली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। बेसिक सबसे जरूरी होता है, और बेसिक होता है 9-10। बेसिक आपके अच्छे हैं तो आप 11-12 के अंदर भी बहुत अच्छा करोगे। तो मेरा एक ही कहना है, पहले एक बार वीडियो को आराम से देखो, उसके बाद में जब भी रिवीजन करना हो स्पीड के साथ में देखो, और शॉर्ट नोट्स बनाओ। सबसे जरूरी होता है खुद के नोट्स, तो खुद के नोट्स जरूर बनाओ। टाइम कम है, ज्यादा से ज्यादा टाइम पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगा, और आपका पोर्शन लगभग खत्म होने ही वाला है, और बाद में हम लोग आप लोगों के लिए और भी बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चिल रहिए, कोई भी लोड नहीं लेना है। पढ़ाई एक ऐसी जिसको इंटरेस्ट के साथ में पढ़ोगे ना तो बहुत मजा आएगा, और यदि इसको लोड समझोगे ना, मजबूरी समझोगे ना, तो नहीं आएगा। तो मस्त रहिए, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। बाय बाय बच्चों।